तो इन्वेस्टर्स वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक स्मॉल कैप कंपनी लेके आया हूँ, क्योंकि स्मॉल कैप जो कंपनीज होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होता है मल्टी बैगर कंपनी का। तो यहाँ पे हमारे पास सामने है प्रकाश पाइप्स लिमिटेड। यहाँ पे इसका पार्ट 1 है, जहाँ पे हम पूरा बिजनेस का ओवरव्यू देखेंगे, थोड़ा फाइनेंशियल को भी देखेंगे कि ये कंपनी आखिर है क्या और करंट टाइम में इसकी क्या पोजीशन है। तो अभी बात करें इस बिज़नेस का, तो ये कंपनी बेसिकली पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स, जिस तरह से आपकी अस्तरल है, प्रिंस पाइप है, आशीर्वाद पाइप्स है, इस तरह की जितनी भी पाइप्स की जो कंपनीज हैं उसी तरह का सिमिलर प्रोडक्ट ये भी है इनका। दूसरा प्रोडक्ट इनका पैकेजिंग प्रोडक्ट है। ये कंपनी जो है प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि भी एक पब्लिक कंपनी है, उससे डीमर्ज होकर के बनी है और जून 2017 में उसके बाद ये लिस्टिंग हुई। तो अगर यहाँ पे बात करें प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे प्रोडक्ट अगर बात करें तो ये यूपीवीसी पाइप होता है। उसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट है यहाँ पे केसिंग पाइप, और तीसरा जो आपका वाटर सप्लाई में यूज़ होता है यूपीवीसी पाइप, और इसमें एक और कैटेगरी होती है सीपीवीसी पाइप, जो और प्रीमियम क्वालिटी का पाइप होता है। इस सेक्टर में कंपनी एंट्री करने वाली है, जो लेकिन अभी इनका 3 ही प्रोडक्ट हैं, 3 ही तरह के पाइप हैं। चौथा ये प्रोडक्ट है पैकेजिंग प्रोडक्ट है। जिस तरह की जितनी भी एफएमसीजी कंपनी होती है उनका जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो ये प्रकाश पाइप जो है, हालांकि है ये पाइप की कंपनी है लेकिन इनके बिजनेस के 2 सेगमेंट है। तो चलिए अगर बिजनेस के बारे में और थोड़ा समझते हैं कि इनका अगर रेवेन्यू की बात करें जो प्रोडक्ट से कितनी आ रही है, तो पीवीसी पाइप से जो आ रही है 66%, फिटिंग्स वाले से 7% और पैकेजिंग प्रोडक्ट से 27% की रेवेन्यू आ रही है। इस तरह से फाइनेंशियल 2021 में इस तरह से इनका रेवेन्यू रहा। तीसरी चीज़ अगर देखें तो एफएमसीजी में मैंने बताया कि एफएमसीजी का जो पैकेजिंग मटेरियल होता है इस तरह का, ये जो पैकेजिंग मटेरियल होता है इसमें से इनके पास हल्दीराम, बम्बिनो, हैवेल्स, बीकाजी जो काफ़ी ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनी है, इसके अलावा पतंजलि, अनमोल, क्रेमिका, अमूल और इस तरह की जो एफएमसीजी कंपनी है सबके लिए पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाती है। तो ये बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है कि इनके पास 2 वर्टिकल हैं और दोनों ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अभी यहाँ पे बात करें जोग्राफिकल वाइज, अगर बात करें रेवेन्यू की, तो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और मेरे यहाँ इस तरह के पाइप मैंने मार्केट में देखे, तभी इस पे कंपनी में इंटरेस्टेड हुआ रिसर्च करने में। तो यूपी उत्तराखंड से ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा 55% रेवेन्यू आ रही है। दिल्ली एनसीआर से जो है 25% रेवेन्यू है, हरियाणा से 15% और पंजाब में 5%। तो जोग्राफिकली अगर बात करें तो ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया में ही है। यूपी और दिल्ली का ही बात करें तो ये जो है 70% रेवेन्यू, 70-80% रेवेन्यू यहीं से आ रहा है हमारे यूपी से। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि इस कंपनी के पास अगर चाहे तो इस मार्केट में अगर अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहती है तो ये और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा हो सकता है कंपनी के लिए। मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो सकती है जब ये अपना बिजनेस और दूसरे स्टेट में स्केल करेंगे। बट यहाँ पे अभी कंपनी काफ़ी छोटी है, तो अभी पर्टिकुलर जोग्राफी पे ही फोकस कर रही है। अभी यहाँ पे बात करें इनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो हैं, FY20 में जो थी पाइप्स एंड फिटिंग्स की 55,000 मेट्रिक टन पर एनम थी, जो उसको बढ़ा करके 60,000 कर दिया गया था जो करंट टाइम में है। और ये इस साल 2022 साल के एंड होते होते ये 67,000 कर देंगे। तो इससे पता लग रहा है कि कंपनी अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कैपेक्स करना चाहिए ताकि वो जो भी इनकी ग्रोइंग डिमांड है उसको फुलफिल कर सकें। यहीं पे बात करें फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में जो एक्सपेंशन है काफ़ी तेज़ी से हुआ। 9600 का जो मेट्रिक टन पर एनम था वो 14,400 से बढ़ा करके इस साल जो है 19,200 कर रहे हैं। तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंशन कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बात करें इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, 500 से ज़्यादा के डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स हैं। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, यही है, पूरा नॉर्थ इंडिया का ही है। अभी यहाँ पे बात करें ये कंपनी का जो करंट टाइम में जो फोकस कर रही है, एक तो इनका जो पैकेजिंग वाला प्रोडक्ट है सेगमेंट है, वहाँ से बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है ताकि वो अपनी कास्ट को और रिड्यूस कर सके और वहाँ पे जो है और ज़्यादा अपनी कास्ट को ऑप्टिमाइज़ कर सके। उसी के साथ साथ ये अपना
CPVC पाइप में जो है इंटर करने वाले हैं, जो कि CPVC पाइप काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू UPVC पाइप, जो कि काफ़ी इसमें जो है रेवेन्यू भी, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 5% ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू, इससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये एक जो है फोकस पॉइंट है इस कंपनी का। ये सारे डेटा मैंने एनुअल रिपोर्ट से निकाले हैं। यहीं पे बात करें जो मार्केट ग्रोथ है, जो मैं कहता हूँ कि कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो सबसे पहले मार्केट अपॉर्चुनिटी देखो कि उस कंपनी के पास क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो पाइप्स एंड फिटिंग्स की मार्केट जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग मार्केट है, 10% की कैगर से बढ़ रही है। वहीं पे फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की देखा है कि हमने एक्सपेंशन भी ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। पूरा स्नैक्स और ये जो है FMCG का जो इस तरह का प्रोडक्ट है, इसकी पूरा जो है डिमांड ही 15% से ज़्यादा की है। तो फ्लेक्सिबल जो पैकेजिंग है उसकी भी डिमांड उसी हिसाब से बढ़ी है, 16% का CAGR इसमें भी देखने को मिल सकता है। तो ये रही ओवरऑल बात। अभी बात करते हैं थोड़ा फाइनेंशियल की। फाइनेंशियल से पहले मैं थोड़ा जो है एनुअल रिपोर्ट की तरफ देखते हैं। जैसे यहाँ पे जो है सारे डेटा मैंने एनुअल रिपोर्ट से निकाले, इनकी कोई अर्निंग कॉल्स और जो है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन उतनी खास नहीं मिली, लेकिन एनुअल रिपोर्ट काफ़ी अच्छी है। इन्होंने काफ़ी डिटेल दी हुई है कि क्या अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एक्सपेंशन कर रहे हैं PVC पाइप्स वाले बिजनेस में और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग वाले बिजनेस में भी इस तरह का एक्सपेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनके जो है क्लाइंट है जो है पैकेजिंग वाले सेगमेंट पे। इसके अलावा बात करें जो है, तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा फाइनेंशियल की तरफ देखते हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ कि किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल देखने से पहले सबसे पहले हमें जज करना चाहिए कि कंपनी में जो भी पैसा लगा हुआ है उस पर क्या कंपनी रिटर्न ला रही है। तो 29% का ROC या 32% का ROC बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। दूसरा अगर बात करें रेशियोज़ में, तो ROE का रेशियो जो होता है ये भी 22% का है, जो कि 20% से ज़्यादा का है। आई पर्सनली प्रीफर कि 20% ज़्यादा का ROE होता है, ये भी हमारा क्राइटेरिया मैच कर रहा है। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ ग्रोथ वैसे दी नहीं हुई है लेकिन अच्छी खासी ग्रोथ है। 341, 385, 476, 577 जो लगातार सीढ़ियों जैसे ऊपर का बढ़ रहा है। यहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करें 29%, 25%, 36, 44 ये भी प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। और यहीं पे बात करें डिप्रेशिएशन भी काफ़ी रीजनेबल है, 63 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सिर्फ 10 करोड़ का डिप्रेशिएशन। और ये रेशियो में अगर 3 से ज़्यादा का होता है, यानी डिप्रेशिएशन अगर 10 का है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर 30 से ज़्यादा का है, तो यहाँ पे हमें डेप्ट को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कंपनी का, और दूसरे रेशियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये रेशियो काफ़ी अच्छा है। तो अगर 10 करोड़ का डिप्रेशिएशन है तो 30 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि ऑलरेडी 30 की जगह उस 6 गुना है, मतलब 63 है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। अगर यहाँ पे बात करें और क्वार्टरली वाइज, तो ये भी रेवेन्यू काफ़ी बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है 11%, 13%। यही हिसाब से जो है प्रॉफिट भी जो पहले सिंगल डिजिट में हुआ करता था क्वार्टरली रिजल्ट में, अब ये डबल डिजिट में हो रहा है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी ग्रोथ है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि लोन तो बिल्कुल है ही नहीं, ये नेग्लिजिबल सा लोन या कह सकते हैं डेप्ट फ्री कंपनी है। कैश भी कंपनी के पास अच्छा खासा है। यहाँ से अगर कैश देखें तो कैश इक्विवेलेंट में 50 करोड़ का कैश है। तो कैश रिच कंपनी, कोई लोन नहीं, बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी है। यहीं पे बात करें कैश फ्लो की बात करें तो कैश भी लगातार ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंपनी कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें डेप्टर डेज की, तो ये भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। 34 डेज का हुआ है कैश कन्वर्जन साइकिल, 67 का। यहाँ इन्वेंट्री डेज थोड़ा बढ़ गया, बट ओवरऑल हेल्दी है, सब बढ़िया दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्रमोटर्स अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं। 39 अगर देखें 40 हो गया और 41 था, और ये जो लेटेस्ट जो है फाइलिंग हुई है मार्च क्वार्टर की, तो 44 हो गया है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये साइन है कि कंपनी में प्रमोटर्स काफ़ी ज़्यादा अपने बिजनेस में जो है हमको बिलीव है कि ये हमारा बिजनेस ग्रो कर सकता है, इसलिए अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं। और बीच बीच में उन्होंने इक्विटी भी जो है इन्फ्यूज़ की थी। यहाँ पे देख सकते हैं 20 यहाँ पे इक्विटी जो है नया इशू करके और भी ज़्यादा कैपिटल डायरेक्टली इक्विटी इशू करके भी इसमें फंडिंग की है कंपनी ने, अपनी जो है इन्वेस्टमेंट की है इसमें। तो प्रमोटर्स जो है प्रकाश इंडस्ट्रीज जो मैंने बताया वो है। FIS और DIS की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी कंपनी ने यूजुअली नहीं करते। लेकिन हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करके जो है अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि FIS DIS के पास पैसा बहुत होता है। वो 476 करोड़ की कंपनी में
सर खपाने नहीं जाएंगे, क्योंकि इस तरह की कंपनी का फ्लोट बहुत कम होता है, उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं मैनेज करने के लिए। तो यूजुअली छोटी कंपनी को अवॉइड करते हैं, वो तब इन्वेस्ट करते हैं ये कंपनी का मार्केट कैप जब 2000, 3000, 4000 करोड़ की हो जाती है, तब इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। तो हमारे सामने ये अपॉर्चुनिटी जो काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन बिना इस जो है वीडियो का सेकंड पार्ट देखे कोई डिसीजन ना लीजिएगा, और अपना स्टडी करिए तब डिसीजन लीजिए। लेकिन पहला तो कम से कम मैं जो अपना एनालिसिस दे रहा हूँ सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए। अगर यहीं पे बात करें वैल्यूएशन की, तो सिर्फ 10 का पी है जो कि काफ़ी रिजनेबल लग रहा है। 10 का पी जहाँ पे आज मार्केट इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, सारे स्टॉक 20, 30, 50, 80 जितना भी पी हो जाए सब कम ही है। तो यहाँ पे सिर्फ 10 का पी जो काफ़ी रीज़नेबल लग रहा है। क्या ऐसा है, कोई को पता नहीं है क्या? इस कंपनी पे जब से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तभी से शेयर 160 रुपये से यहाँ से कहीं मैं एनालिसिस करना शुरू किया, और अभी 2 दिन पहले इसमें 10% का अपर सर्किट लगा था, बट फिर भी मैंने अभी इन्वेस्टमेंट की नहीं है, क्योंकि अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, और मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में और जो रिसर्च की है उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर हम सिर्फ इतने ही डेटा पे अगर हम जाते हैं तो क्या हम इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए? तो इस तरह की कंपनी का एटलीस्ट कम से कम 20 से 30 का पी होना चाहिए, तो जो कि 10 का काफ़ी रिजनेबल है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ से शेयर प्राइस ऐसे ही डबल होना चाहिए, 200 का शेयर प्राइस 400 का होना चाहिए, या फिर 600 का शेयर प्राइस होना चाहिए। तो इस हिसाब से काफ़ी अंडर वैल्यूड हो सकता है, लगता है कि अंडर वैल्यूड होगा, लेकिन स्टोरीज अभी बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, वहाँ पे आपको और डिटेल मिलेगी कि इसका 10 का पी क्यों इतना ज़्यादा कम है, और क्या और ज़्यादा फाइनेंशियल में और क्या ज़्यादा फर्दर रिसर्च करने पर मिला। तो ये इसका शेयर प्राइस, वैसे अगर कॉमन सेंस की बात करें इतने ही डिटेल पे, तो यही लगता है कि 200 से 600 400 से 600 का शेयर प्राइस होना चाहिए, बट एक्चुअली इतना नहीं है, जो कि काफ़ी अंडर वैल्यूड दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सोचना चाहिए, क्या मार्केट ने इग्नोर किया है, क्या इसकी वैल्यू सच में 200 रुपये ही की शेयर प्राइस की वैल्यू होनी चाहिए? तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए पार्ट 2, उसमें आपको उम्मीद करता हूँ और ज़्यादा इंसाइट मिलेगी। तब तक के लिए सी यू सून, हैव ए गुड डे।